आप लोगों को बुलाने का मकसद था, जो छतरपुर जिले में घटना घटी है 21 अगस्त को, उस घटना के संबंध में जो भोपाल से मैं छतरपुर गया, वहां हमारे जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी सब लोगों ने मिलकर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोगों से जो चर्चा करी, आपके पत्रकार बंधुओं से जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनसे जेल में मुलाकात करके, उनके परिवारजनों से, पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जो घायल हुए हैं और जो घटनाक्रम में शामिल लोग हैं या जो आम जन की राय है, वो सब राय इकट्ठा करके जो सब बातें आई हैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें मेरी तरफ से अपना कोई अनुमान या किसी तरीके की बातचीत नहीं ली गई है। जो वास्तविकता है कम से कम आप लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक जानी चाहिए, उस बात को लेते हुए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। अब बात अगर हम शुरुआत करते हैं तो मैं बशीर साहब का एक शेर है वो याद आता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो जो छतरपुर की घटना है लगभग वैसी ही है कि पूरा घटनाक्रम जो हुआ वो 21 तारीख से शुरू होता है। 21 तारीख की सुबह भारत बंद का आंदोलन चलता है। भारत बंद आंदोलन पूरे देश भर में रहता है, छतरपुर में भी किया जाता है। छतरपुर के अंदर सुबह से तनावपूर्ण माहौल रहता है क्योंकि पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी उस भारत बंद को लेकर के, और 5-6 थाने की पुलिस आनन फानन में बुलाई जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक अनियंत्रित माहौल बनाया जाता है, तनावपूर्ण माहौल बनता है और कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ती है पुलिस। उसके बाद क्योंकि मुस्लिम समुदाय का पहले से ही जो नासिक स्थित एक आध्यात्मिक गुरु रामगिरी महाराज ने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, पहले से एक कॉल बुलाया था, पुलिस से बातचीत करके ज्ञापन देना चाहते थे, पहले से समय निर्धारित था, तो मुस्लिम समाज के कुछ चुनिंदा लोग लगभग 15-20 की संख्या में या उससे अधिक भी हो सकते हैं, वो थाने में पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने की नीयत से, ज्ञापन देने की नीयत से। लेकिन क्योंकि पूरा पुलिस प्रशासन भारत बंद आंदोलनकारियों से जूझने में लगा हुआ था, वहां कार्रवाई करने में लगा हुआ था, तो ये लोग वहां इंतजार कर रहे थे। मुस्लिम समाज के बीच में पहले से ये संदेश था कि लोग ज्ञापन देने जाएंगे, एफआईआर दर्ज करानी है। तो जो समय पुलिस के अधिकारियों को आने में लगा, थाना प्रभारी को आने में लगा, एक दूसरे से बात करते हुए भीड़ एकत्रित होती गई। मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए, लगभग 1000, 2000, 3000 की संख्या वो रही होगी अनुमानित। अब टीआई साहब को आने में देर लगती है, जैसा उन्होंने बाइट में भी कहा है, आप मीडिया के साथियों से, वो आते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, लोगों के पास वीडियो था, वीडियो दिखाया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाती है। टीआई अरविंद जी का यह कहना है, थाना प्रभारी अरविंद जी का यह कहना रहता है लोगों से कि घटना महाराष्ट्र की है, मैं यहां एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। देश भर में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं कि घटना किसी और प्रदेश की, किसी और जिले की होती है, एफआईआर दर्ज करते हुए उसको संबंधित जिले, संबंधित क्षेत्र में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, संबंधित थाना क्षेत्र को। प्रभारी ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी, सबसे पहला सवाल यह उठता है इस पूरे घटनाक्रम में। जो लोग मुस्लिम समाज के आए थे उनको समझाइश दे करके, उनसे बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से वो वापस लौट रहे थे, क्योंकि जिले का पुलिस प्रशासन भारत बंद आंदोलन के साथ लगा हुआ था, उनको अंकुश लगाने के काम में लगा हुआ था। एडिशनल एसपी और अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारी थाने में पहुंचते हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ये समझा कि वरिष्ठ अधिकारियों से हम फिर चर्चा करें। चर्चा फिर शुरू हुई। जो भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी वो भीड़ थाना परिसर से बाहर थी, और थाना परिसर से बाहर थी कुछ समाज के वरिष्ठ जन, सम्मानित जन, जिनकी संख्या 5 या 7 थी, वो वरिष्ठ लोगों से चर्चा कर रहे थे। उसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों का जो बात करने का तरीका था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ठीक नहीं थी, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल से आए थे। जो भारत बंद आंदोलन चला छतरपुर में, वहां लाठीचार्ज करना पड़ा और अन्य घटनाक्रम हुआ। तो उस तनावपूर्ण माहौल को पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन के लोगों ने उन मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल पर उतारने की कोशिश करी। उनके साथ में बातचीत करने में बदसलूकी हुई, कुछ बदतमीजियां भी हुई, जिसको बाहर खड़ी भीड़ को यह लगा कि हमारे समाज के वरिष्ठ जन, सम्मानजनकों को अपमानित करने की नीयत से चर्चा हो रही है और शायद गिरफ्तार करके बंद भी किया जा सकता है। बाहर खड़ी हुई भीड़ अनियंत्रित हुई। किसी ने, जो बताया गया कि चप्पल फेंकी, किसी ने बताया पत्थर फेंका, किसी ने कुछ किया।
फिर पुलिस और प्रशासन ने, जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि वरिष्ठ जन पुलिस से चर्चा कर रहे थे, उन्हीं को आगे किया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो चुकी थी माहौल को देखते हुए, और अनियंत्रित भीड़ को संभालने में पुलिस और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जन भी नाकामयाब रहे। सबने अपना बचाव किया और अपने बचाव में इधर उधर हो गया। पुलिस ने, जब टीआई से मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि भीड़ पे हमने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पत्थर मारे, डंडे बरसाए और अन्य चीजें हुई। इसमें लोग चोटिल हुए। ये हम इसमें बचाव करने की बात नहीं करते। जिन्होंने भी पुलिस के ऊपर हमला किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी कानून तोड़ा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की घटना में सबको पता है कि यह प्रचारित किया गया कि मुस्लिम समाज के लोग पत्थर लेके आए थे, हथियार लेकर के आए थे और चीजें लेकर के आए थे। लेकिन जब आप पूरा फुटेज देखेंगे जो मीडिया ने भी चलाया है, कुछ दिन पूर्व थाना परिसर की जो बाहर की बाउंड्री वॉल है वो एक तरफ की टूट गई थी। एक बड़ा पेड़ था जिसके गिरने से जिसमें कई गाड़ियां चोटिल हुई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, और वो बाउंड्री वॉल दोबारा बनाई गई। बाउंड्री वॉल जो दोबारा बनाई गई तो आप देखेंगे वीडियो में कि एक तरफ की बाउंड्री वॉल में रंग पुताई है, दूसरी तरफ की बाउंड्री वॉल जो नई बनी है उसमें पुताई नहीं है, और उसी का टूटा हिस्सा और निर्माण में लगाई गई ईंटों का हिस्सा वहां पड़ा हुआ है। संभवतः पत्थरबाजी में वही सामान इस्तेमाल किया गया है। और जो बात बताई जा रही है कि घर से पत्थर लेके आए थे, सारी चीज ये बातें झूठी है। ये बात टीआई ने भी स्वीकार करी है, एडिशनल एसपी ने भी स्वीकार करी है, स्वयं एसपी ने भी स्वीकार करी है कि इस तरीके की कोई बात नहीं थी। मुस्लिम समाज किसी तरीके की तैयारी से नहीं आया था। जैसे आम विरोध प्रदर्शन या ज्ञापन देने का काम होता है, ये भी वही था। यानी कुछ हमारे अति उत्साह में रहे पत्रकार साथी, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इस भ्रम को फैलाया। आगे की कार्रवाई होते हुए अगले दिन 22 तारीख को शहजाद, जिसका मकान गिराया गया, जो पूर्व सदर है, मुस्लिम समाज का सम्मानित व्यक्ति है, चुना हुआ व्यक्ति है, और उनका छोटा भाई जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उन दोनों का मकान गिरा दिया जाता है। और गिराने का तर्क दिया जाता है कि वो तालाब के कैचमेंट एरिया में आता है, इसीलिए उसको गिराया गया, जबकि तालाब वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ना इससे पूर्व कोई नोटिस दिया गया था, ना इससे पूर्व कोई बात की गई थी। जब मैंने घटनास्थल पे जाकर के घटना का जायजा लिया तो यह पाया वहां एक छोटे बच्चे की साइकिल टूटी पड़ी हुई है, वहां गाड़ियां टूटी पड़ी हैं। तो आपने साइकिल तोड़ी, आपने गाड़ियां तोड़ी। अवैध निर्माण तालाब कैचमेंट एरिया में अगर बिल्डिंग आती थी तो बिल्डिंग के साथ ये छोटे बच्चे की साइकिल और गाड़ी अवैध कैसे हो सकती है, ये प्रशासन को बताना पड़ेगा। उस छोटे बच्चे का क्या कसूर है जिसकी साइकिल तोड़ी? उस घर के अंदर रहने वाली महिलाओं का क्या कसूर है जिनको आपने बेघर कर दिया? और कार्रवाई के नाम पे आपने किया क्या? संदेश क्या दिया जनता को कि हमने अपराधियों के ऊपर, जो पत्थरबाज थे जिन्होंने अपराध किया है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी मकान गिरा के। तो ये तो नगर निगम का बुलडोजर हुआ। पुलिस की कार्रवाई अभी बाकी थी। पुलिस की कार्रवाई में तो नहीं आता ये सब चीजें। तो ये पूरा घटनाक्रम जो दिखता है, ये केवल एक समाज विशेष को समाज के बीच में खलनायक बताना और दूसरे समाज के बीच में आपसी मनभेद पैदा करना, दूरियां पैदा करना, ये काम पुलिस और प्रशासन ने मिलकर किया अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए। बाद एफआईआर जिस तरीके से दर्ज हुई है उस पर भी बहुत सारी बातें हैं। मैं एफआईआर की कुछ चुनिंदा बातें आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। जो ये एफआईआर है, इस एफआईआर में जो चीजें दर्ज की गई हैं, जो समय दर्ज किया गया है, उसमें भी तमाम गलतियां हैं। जैसे अगर एफआईआर की घटना की हम बात करें तो 21 सितंबर की 2:45 से 4 बजे तक की घटना का समय बताया गया है और शाम 5 बजे थाना की सूचना में प्राप्ति बताई गई है। रोजनामचा में 11:16 पे दर्ज किया गया है रात में, और रात 12:05 पे 22 तारीख में मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि किसी के कहने पे और किसी के दबाव में पुलिस ने ये सारी काम किया है और इतना लेट लतीफी की है। एफआईआर में जब हम देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जावेद अली का, जो वर्तमान में सदर है। अगर आपने कार्रवाई की, वैध और अवैध के नाम पे कार्रवाई कर रहे थे, तो क्योंकि आपको पूरे
कार्यक्रम में जो आपने कार्रवाई की है उसमें प्रचार प्रसार नहीं मिलता जावेद का मकान गिराने में, जिसका सबसे पहले आपने एफआईआर में नाम लिखा है, और जो दूसरे नंबर पे नाम है शहजाद अली का, उसका बड़ा मकान था, बड़ा आदमी था, तो उसका मकान गिरा के आपने प्रसिद्धि प्राप्त करने की नीयत से उसका मकान गिराया, छोटे बच्चे की साइकिल तोड़ी, घर में मौजूद जो गाड़ियां हैं जो वैध थी उनको तोड़ा, महिलाओं को अपमानित किया और तमाम उस तरीके की कार्रवाई करी। इसके बाद जब हम देखते हैं एफआईआर में तो बहुत सारे मिलते जुलते नाम हैं, जो मुस्लिम समाज में एक व्यक्ति से मिलते जुलते बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, उनकी वल्दियत नहीं है। तो किसने ये नाम लिखा है, कौन ये नाम लिखवा रहा था? जैसे यूसुफ नाम, आमिर नाम, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मिलते जुलते हैं। तो उन नामों की आड़ में बहुत सारे लोगों को परेशान करने का काम छतरपुर में हो रहा है। मैं एफआईआर के सरल क्रमांक में देखता हूं तो सरल क्रमांक 9 और 10, 9 में नाम है यूसुफ जरेला और 10 में नाम है यूसुफ बाबा। ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, यूसुफ जरेला और यूसुफ बाबा। तो एक ही व्यक्ति के दो दो जगह नाम दर्ज करके कौन सी सनसनी फैलाने का काम किया? यानी आपकी तैयारी नहीं थी और ना आपको जानकारी थी कि कौन आदमी क्या है। और अगर वीडियो फुटेज के आधार पर आपने दर्ज किया है तो यूसुफ जरेला और यूसुफ बाबा ये दो लोग कैसे हो सकते हैं? व्यक्ति तो एक ही हो सकता है। हम इसी बिंदु में आगे बढ़ते हैं तो सरल क्रमांक 14 में यूसुफ है, यूसुफ का भाई राजा। तो यूसुफ और राजा नाम के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे भ्रमित करने वाले काम है। सरल क्रमांक 27 में नाजिम चौधरी जी, जो छतरपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, नामी वकील हैं, उनके पिताजी और उनके चाचा भी नामी वकील हैं। वो क्योंकि समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाते बातचीत करने के नाम से आए थे, लेकिन क्योंकि प्रसिद्धि पाने के लिए बड़े लोगों पर कार्रवाई करते हुए ये नाजिम साहब को भी पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया। सरल क्रमांक 35 में सलमान खान, जो कि एक कार बाजार में काम करता है, मौके के समय पे जिस समय एफआईआर और घटना का समय लिखाया गया है वो कार बाजार में नौकरी कर रहा था, उसके वीडियो फुटेज हैं, लेकिन उस वीडियो फुटेज को अस्वीकार करता है पुलिस प्रशासन और उसको एफआईआर में नाम दर्ज करते हुए गिरफ्तारी करने का काम करता है। सरल क्रमांक 37 में फैजान खान है। फैजान खान जिसके पिता 23 तारीख को अपने बच्चे को लेके जाते हैं, जब बच्चे ने पिता को बताया कि पिता मैं ज्ञापन देने के लिए गया था लेकिन किसी तरीके की पत्थरबाजी में सम्मिलित नहीं हूं, तो न्याय मांगने के उद्देश्य से उसके पिता बच्चे को थाने में लेके जाते हैं। पूरे दिन पुलिस रखती है बच्चे को, परिवार के लोगों से मिलने देती है, घर का लाया हुआ खाना खाने देती है। अगले दिन दोपहर में परिवार के लोगों से बच्चे का आधार कार्ड मंगवाती है और परिवार के लोगों को डांट के फटकार के भगा देती है, बच्चे को हवालात में बंद कर देती है और न्यायालय में पेश करके जेल में भेजने का काम करती है। सरल क्रमांक 41 में जब हम देखते हैं तो सद्दू नाम का एक आपराधिक व्यक्ति है। वो आम व्यक्ति की तरह जीवन यापन करना चाहता है। उसने, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर है, तो उसने अपने बचाव के लिए अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, आसपास मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं ताकि उसकी जो भी मौजूदगी हो वो मौजूदगी दर्ज रहे। कभी आगे किसी अपराध में कोई उसका झूठा नाम ना ले, ना उसको झूठा फंसाया जा सके। उसके भी साक्ष्य रिकॉर्डिंग के तौर पे, लेकिन पुलिस उसको मानने को तैयार नहीं है। सरल क्रमांक 37 पे ये पुलिस थाने में कोतवाली में जो घटना स्थल हुआ वो है। आपके पास भी वीडियो उपलब्ध है सभी जगह के। ये कलेक्टर एसपी से मिलना जो जनप्रतिनिधि था पार्षद, उसका मकान तोड़ा हुआ है। मैं आम लोगों से मिला, उसके भी फोटो है इसमें। हमारा सवाल वही है कि सबसे पहले जो बात थी, पूरा जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, कितना भी तनावपूर्ण माहौल हो उसको नियंत्रित करना, ना कि तनावपूर्ण माहौल को और तनावपूर्ण बनाना, समाज में भेदभाव करना और समाज को अनियंत्रित होने देना, जो काम छतरपुर में हुआ है। आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जिस काम के लिए मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ था वो एफआईआर करने में नियम अनुसार पुलिस को क्या दिक्कत थी? इसके आगे अब आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। दूसरा, ये जो फेलियर हुआ है
जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उस पर पुलिस अब क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये हम जानना चाहते हैं। जिन निर्दोष लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनको, जो लोग फंसा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे। ये जो नाम लिखाए गए हैं एफआईआर में, ये नाम कहां से आए, किसके कहने पे पुलिस ने ये एफआईआर में नाम जोड़े हैं। जो लोग दुनिया में नहीं है उनके नाम हैं, जो लोग सीसीटीवी कैमरे में कहीं और मौजूद थे, तो ये नाम सुनियोजित तरीके से कौन लिखवा रहा है उस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और ये जो तनावपूर्ण माहौल बना है इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। समाज में जो खाई बन चुकी है, जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में भेद बनाने का काम छतरपुर के अंदर हुआ है और छतरपुर के माध्यम से प्रदेश और देश में करने का काम किया है। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू माना जाता है उसको बदनाम करने का काम जो सरकार ने किया है उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस तरीके का माहौल ना करें जो लगातार देखने को मिला है, चाहे वो खरगोन हो, खंडवा हो, इंदौर हो, भोपाल में भी हो और अब ये छतरपुर में है। भोपाल की घटना को मैं जोड़ते हुए अभी 37 लोगों को तड़ीपार करने की बात भोपाल पुलिस ने की है। 37 में सारे अल्पसंख्यक के लोग हैं। क्या ये पुलिस और प्रशासन बताना चाहता है कि एक समुदाय विशेष में ही अपराधी पाए जाते हैं और वही लोग अपराध करते हैं, या पुलिस का नियंत्रण नहीं बचा है किसी दूसरे समाज के लोगों पे? तो ये जो समाज में संदेश देने का काम पुलिस और प्रशासन कर रही है पूरे प्रदेश भर में, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप मीडिया के साथियों की, राजनीतिक रूप में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में तनावपूर्ण माहौल ना बने। हम लोग जिम्मेदारी के साथ अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये हम इस कारण आप लोगों के सामने जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, जो आप लोगों से भी छुपाई जा रही है, वो आपके सामने लाने की आवश्यकता थी। इस नियत से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। शहजाद के 2 बेटे होने के नाम, पूर्व सदर शहजाद, बेटे का नाम मोनू, पूर्व सदर शहजाद, बेटे का नाम सोनू। तो ये मोनू और सोनू सरल क्रमांक 26 और 27 में दर्शाए गए हैं, जबकि जिसका मकान गिराया गया है पूर्व सदर शहजाद का, उसका एक ही बेटा है, उसका नाम फजल है और वो लगभग 13 वर्ष का है। तो इस तरीके से सनसनी फैलाने के नाम से 150 लोग अज्ञात के नाम पे लोगों में डर और भय का माहौल है। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा है। लोग जो दुकानों में काम करते या जिनकी दुकानें थी ताले लगे हुए हैं। घर में पुरुष के नाम पे व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। महिलाओं में डर और भय का माहौल है। तो ये डर और भय का माहौल जो प्रशासन ने बनाया है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। उस नियत से जब मैं एसपी साहब से मिला और एसपी साहब से मैंने मांग की कि जब आपके टीआई और एडिशनल एसपी और आप स्वयं भी ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज किसी तैयारी के साथ नहीं आया था कि उसे पथराव करना है, कोई असामाजिक काम करना है, कोई गैर कानूनी काम करना है, वो अपनी जायज मांग के साथ में एफआईआर करने आया था, ज्ञापन देने आया था, तो उस जायज मांग पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो उसमें एसपी साहब का कहना है कि हम सभी लोगों को बंद करेंगे, हम सभी लोगों पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने बिना अनुमति के थाने में आने का काम किया, बिना अनुमति लिए। जिस पर मैंने एसपी साहब से कहा कि अगर इन लोगों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस के समर्थन पे जो 22 तारीख में लोगों ने या 23 तारीख को जो लोगों ने मकान गिराने पे और गिरफ्तारियों के समर्थन में रैली निकाली है, उसकी कौन सी अनुमति ली गई थी? भारत बंद के लिए कौन सी अनुमति ली गई थी? तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो बिना अनुमति के होते हैं। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नियम बनाना। जो काम गैर कानूनी हो, जो नियम तोड़ता है या असंवैधानिक काम करता है, उस पर कार्रवाई करे। उस पर उनका कहना बड़ा निराशाजनक था, जो निराशा देता है कि हम तो कार्रवाई सबके ऊपर करेंगे। यह मंशा दिखाता है कि एक संविधान ना होते हुए 2 संविधान है, एक कानून ना होते हुए 2 कानून है, कि कुछ लोगों के लिए अलग और कुछ लोगों के लिए अलग है। इसी बात को लेकर के मैं कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब ने तो और ज्यादा निराश किया, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। कलेक्टर साहब का कहना था कि अब जो भी काम करेगा वो न्यायालय करेगा। जिस पर मैंने उनसे कहा कि न्यायालय तो अब जो करेगा वो करेगा। आपने लोगों का जुलूस निकाल दिया, उसमें जो गुनाहगार था, जो बेगुनाह था, सब एक श्रेणी में आ गए। आपने मकान गिरा दिया, वैध और अवैध के नाम पे लोगों को बेघर कर दिया, गाड़ी कुचल दी, बच्चे की छोटे की साइकिल कुचल दी। अब आपने ये प्रचारित होने दिया कि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से तैयारी से आया था और हमला करने की नीयत से आया था। अब आपकी कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों की जिम्मेदारी है कि आप देश में, जिले में, प्रदेश में ये बात प्रचारित करें कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। मुस्लिम समाज भी उसी तरीके से आया था जैसे आम ज्ञापन और एफआईआर दर्ज करने की मांग लोग करते हैं। इस पर कलेक्टर साहब का निराशाजनक जवाब था।
और मुझे लगता है खुद कलेक्टर और एसपी और अन्य लोग वहां के प्रशासनिक अधिकारी अपना फेलियर छुपाने के लिए ये चाहते हैं कि एक पक्ष को गुनहगार साबित किया जाए, दूसरे पक्ष को ये दिखाने के लिए जो बहुसंख्यक है उसके सामने अल्पसंख्यकों को खलनायक की भूमिका दिखा करके अपनी जिम्मेदारियों से दूर होने का काम वहां पे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने करने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी का क्या होगा? ये समाजवादी पार्टी हमेशा भाईचारे की राजनीति करती है, सौहार्द बना रहे। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात के लिए रहे। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी दूसरे प्रदेशों से ये सोचती है कि बुलडोजर से हम अपनी ख्याति प्राप्त कर लेंगे, बुलडोजर विनाश का प्रतीक होता है, चीजों को तोड़ने का प्रतीक होता है। अगर हम कुछ विकास करना चाहते हैं तो लोगों के जीवन में खुशहाली आए, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। लोगों में आर्थिक मजबूती हो, सामाजिक मजबूती हो, उस पर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है। हम ये चाहते हैं कि जो तनावपूर्ण माहौल छतरपुर में बना है वो खत्म हो, जो बस्तियां सुनसान हैं, जो मां बहनों के दिमाग में अपने पुरुषों के प्रति घबराहट है कि कोई भी आके उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, कोई भी उनके ऊपर आरोप लगा देगा, ये तनावपूर्ण माहौल खत्म होना चाहिए। भाईचारे का जो जीवन सब लोग जी रहे थे वो वापसी होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हों, प्रशासनिक हों या आम जन लोग हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके का तनावपूर्ण माहौल दोबारा ना बने और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारियों ने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जो हमारे अल्पसंख्यक के लोगों के ऊपर दोषारोपण किया है वो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि अगली बार कोई अपनी गलती का दोष किसी दूसरे पे ना दे। आज बहुसंख्यकों पे है, आज अल्पसंख्यकों के ऊपर है, कल बहुसंख्यकों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, दलितों के ऊपर होती है, अनुसूचित जाति वर्ग पे होती है, ओबीसी वर्ग पे होती है। हम लगातार देखते हैं जो भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अपने हक अधिकार की बात करती है, सबसे पहले सरकार उसको बदनाम करने का काम करती है। यही छतरपुर में हुआ कि जो उन्होंने अपने हक अधिकार की बात करी, सरकार ने उनको बदनाम करने का काम किया। हम फिर वही सवाल करते हैं, एफआईआर आखिर दर्ज क्यों नहीं हुई? इस बात का बहाना क्यों लिया गया कि ये घटना प्रदेश के बाहर की है? 0 पे एफआईआर दर्ज हो सकती थी और पूर्व में भी मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज हुई है। अगला स्टेप बता दिया। अगला स्टेप जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए और जो उनकी जायज मांग है उस जायज मांगों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और जो ये बुलडोजर संस्कृति है इसको खत्म करने का, इसको रोकने के लिए हम लोग कार्रवाई का काम करेंगे। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।